Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture. Today we are going to discuss about some more examples related to linear operators. As we have already discussed about the linear operators and some examples related to linear operators. First of all, we revise the definition of the linear operator. If we have two vector spaces x and y, then T be a linear operator from x to y if this T satisfy these two conditions. First condition is that T of x plus y is equal to T of x plus T of y, and the second condition is T of alpha x is equal to alpha time T of x. Means under addition this is linear and also linear with respect to the scalar multiplication. अगर हमारे पास जो है वो टी यहाँ पर हमने दो वेक्टर स्पेसिस लिए हैं एक्स और वाई, और उसके बिटवीन हमने टी को कहा कि ये लीनियर ऑपरेटर होगा अगर ये दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हो। अब पार्ट वन में इसकी जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब मज़ीद इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और उनको प्रूफ भी करेंगे कि वो लीनियर है। अब सबसे पहले तो जो हमारे पास एग्जांपल है आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम ऑलरेडी जो है वो लीनियर प्रूव कर चुके हैं, इसी तरह ज़ीरो ऑपरेटर को भी हम लीनियर प्रूव कर चुके हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमारे पास, इसको अभी हमने जो है वो लीनियर जो है वो प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, अब डिफरेंशियल ऑपरेटर सबसे पहले तो इसकी डिफाइनिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। यहाँ पर एक्स जो वेक्टर स्पेस हमने कंसीडर की है वो सी ए बी कॉन्टीन्यूस फंक्शंस वाली जो है स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, इसमें सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की हमने स्पेस एक्स जो है वो कंसीडर कर ली है। ठीक है, और टी को हमने एक्स टू एक्स ही जो है वो फंक्शन वो ले लिया है, मतलब डोमेन में भी एक्स और को डोमेन में भी हमने एक्स ही ले लिया है। अब ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास किस तरह डिफाइन है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश ऑफ टी, मतलब इस एक्स डैश का डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट वो हमारे पास आ रहा है टी, क्योंकि ये इसको हमने एक्स को जो है वो फंक्शन जिस वेरिएबल का लिया है वो टी का वेरिएबल जो है उसका फंक्शन लिया है टी वेरिएबल्स का। तो इसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर लिया कि ये टी ऑफ एक्स हमारा जो है वो ऐसे इस पर अप्लाई होगा। अब इसको हमने देखना है कि ये किस तरह जो है वो वर्क करेगा। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हमें क्या शो करना होता है कि टी अगर हम ऑपरेटर ले रहे हैं तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई को हमें इक्वल शो करना है टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। ये चीज़ हमें सबसे पहले शो करनी है। तो इसके लिए हम ये लेफ़्ट साइड जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ से हम राइट साइड बनाएंगे। लेफ़्ट साइड हमने कंसीडर कर ली। अब ये टी किस तरह ऑपरेट हो रहा है, अगर एक्स पे था तो एक्स डैश ऑफ टी आ गया, अगर एक्स प्लस वाई था तो एक्स प्लस वाई डैश ऑफ टी हमारे पास जो है वो आ गया। अब डिफ्रेंसीशन की हमें पता है कि अगर दो ऐड हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव हो तो ये सेपरेट सेपरेट हो जाता है, तो ये एक्स डैश ऑफ टी इसको लिख सकते हैं, इसी तरह प्लस वाई डैश ऑफ टी हो जाएगा। अब ये जो एक्स डैश ऑफ टी है ये किसके इक्वल है, टी ऑफ एक्स के, और ये जो वाई डैश ऑफ टी है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ वाई के। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमने प्रूफ कर दी जो लीनियर की थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हमारी होल्ड करेगी या नहीं। अब अल्फ़ा ऑफ एक्स का जो है वो हमें लेना है, इस पर टी वाला ऑपरेटर हमने अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा ऑफ एक्स का डैश आ जाएगा, क्योंकि जो भी एक्स होता है उस पर डैश, और ये हमारे पास आ गया। अब अल्फ़ा जो है वो टी के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, अल्फ़ा यहाँ पर हमने स्केलर लिया हुआ है, फील्ड में से लिया हुआ है, तो ये अल्फ़ा ऑफ एक्स डैश ऑफ टी जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक्स डैश ऑफ टी ये किसके इक्वल है, टी ऑफ एक्स के, तो ये यहाँ पर तो हमारे पास आ गया टी ऑफ एक्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दी। इसका मतलब है कि जो डिफ्रेंसीशन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रल ऑपरेटर को हमने चेक करना है कि इंटीग्रल ऑपरेटर भी हमारा लीनियर बन रहा है या नहीं। ठीक है, इसके लिए अगेन हमने जो स्पेस कंसीडर की है वो सी ए बी। अब सी ए वाली बी वाली स्पेस जो है वो स्पेस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस है। ठीक है, अब कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है तो तभी वो डिफरेंशिएबल या इंटीग्रेबल होता है, तो इसलिए हमें ये स्पेस कंसीडर करनी पड़ी। पहले तो कॉन्टीन्यूस होगा फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो अब हम जो है वो इसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर जो स्पेस ली है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की ली है।
अब यहाँ पर टी ऑफ एक्स वाला ऑपरेटर कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए टू टी हमने लिमिट ले ली है और ये एक्स ऑफ एस डी एस, यहाँ मतलब पर हमने जो है वो इसको एस का जो है वो एस एज अ वेरिएबल ले लिया है और ये ए टू बी वाले क्लोज इंटरवल पे जो है वो कॉन्टीन्यूस था। तो टी हमने इस क्लोज इंटरवल में से एक पॉइंट ले लिया है जो कि क्या है टी, जो हम यहाँ पर लिमिट में ले रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही है कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई को हमने इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली, एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स प्लस वाई तो ये हम जो है वो इंटीग्रल, क्योंकि दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं तो हमने इन दोनों के साथ इंटीग्रल सेपरेट सेपरेट कर लिया। अब ये जो डिफाइनिंग है ये टी ऑफ एक्स के इक्वल है और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारी जो है टी ऑफ वाई के इक्वल बन रही है। तो फिर यहाँ से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव होगी। अब सेकंड के लिए देखें, सेकंड के लिए उसी तरह हम अल्फ़ा एक्स लेंगे तो ये अल्फ़ा एक्स की इंटीग्रेशन, तो ये अल्फ़ा हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स ऑफ डी एक्स आ जाएगा और ए ऑफ डी, तो ये चीज़ हमारी टी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी जो है वो होल्ड करके, मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है और इंटीग्रल ऑपरेटर जो है ये दोनों भी जो है वो कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये भी दोनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें ये पता चला कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल ऑपरेटर जो है ये लीनियर है, ये बात आपने याद भी रखनी है। अब नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर जो है ये लीनियर है या नहीं है, ये क्वेश्चन है, अब जिसको हमें चेक करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर जो है वो एक्स टू एक्स जो है वो स्पेस ले लिया है, टी ऑफ एक्स हमने जो है वो क्या ले लिया, साइन एक्स, इसकी जो है वो डिफाइनिंग ले ली कि टी ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स, इसकी डिफाइनिंग हमने ले ली। अब हमने शो ये करना है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में कि वही हमारी जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बनती है कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई ये हमारा किसके इक्वल आए, टी ऑफ एक्स के प्लस टी ऑफ वाई के इक्वल आए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x प्लस वाई ले लिया जब, तो यहाँ पर फिर हमारे पास साइन में क्या आ जाएगा x प्लस वन, क्योंकि जहाँ पर यहाँ पर हमारे पास x था तो साइन ऑफ x आ रहा था। अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई ले रहे हैं तो साइन के एंगल में फिर हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला आप लोगों ने FSC में भी पढ़ा होगा और उसके बाद कैलकुलस में भी पढ़ा होगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि पहले साइन अल्फ़ा आ जाता है, ठीक है, फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं कोस एंगल सेकंड वाला आता है कोस बीटा, फिर दरम्यान में प्लस का साइन आता है, प्लस के बाद फिर हम क्या करते हैं कि पहले हमने क्योंकि कोस बीटा ले लिया था, ठीक है, अब कोस अल्फ़ा लेना है, कोस फर्स्ट वाले एंगल का, ठीक है, ये अल्फ़ा का, और साइन आ जाता है हमारे पास बीटा सेकंड वाले एंगल का। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है वो हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की प्लेस पे x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई के लिए इसी तरह ये फार्मूला हमारे पास जो है वो यूज़ हो जाएगा कि पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, कोस वाई, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस x और साइन वाई। तो ये हमारे पास, हमने इसका अभी तो फार्मूला ओपन किया और प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि ये साइड हमारी अगर इक्वल आ गई टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के, तो लीनियर की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर हम सेकंड की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो टी ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, साइन एक्स के। इसी तरह अगर हम टी ऑफ वाई को देखना चाहें तो टी ऑफ वाई हमारा इक्वल आएगा साइन ऑफ वाई के, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास साथ कोस वाई और इधर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ भी कोस एक्स आ रहा है, हमें सिर्फ साइन वाई चाहिए था, इधर हमें सिर्फ साइन एक्स चाहिए था। इसकी वजह से फिर ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री वाला ऑपरेटर है ये फिर हमारा लीनियर नहीं है। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हमें सेकंड की तरफ जो है वो मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक जितनी हमने एग्जांपल्स देखी उसमें पहले भी आपको कुछ लास्ट लेक्चर में भी पार्ट 1 में भी कुछ एग्जांपल बताएंगे जो कि लीनियर ऑपरेटर नहीं बन रही थी, और अभी यहाँ से एक और एग्जांपल आपको पता चल गई कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है ये भी जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं बनाते। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेशन बाई, अब इसको ये ऑपरेटर एक डिफ़ाइन करना है। यहाँ पर हमने कॉन्टीन्यूस फंक्शंस ही लिए हैं, ठीक है, x जो है वो स्पेस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन कंसीडर की है, और हमने इस ऑपरेटर की डिफ़ाइनिंग जो है वो कुछ इस तरह से की है कि जब हम x ऑफ t पे ये t वाला ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये t का मल्टीपल आ जाए।
ठीक है। इस तरह से ऑपरेटर की डिफाइनिंग हमने खुद से कर ली और इसको हमने अब चेक करना है कि ये लीनियर बनता है या नहीं। मतलब ये एक्स ऑफ टी कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा इस स्पेस एक्स में से, ये स्पेस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हमने कंसीडर किया, ठीक है। जितने भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन की स्पेस होगी उसको हमने सी ए बी का नाम दिया है। अब एक्स टी इसका मतलब है कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा और इस पर जब ऑपरेटर टी अप्लाई होगा तो ये टी जिस टी वाले वेरिएबल का फंक्शन है वो वेरिएबल इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कुछ इस तरह से हमने इसकी जो है वो डिफाइनिंग की है और इसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास लीनियर बनता है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इसकी चेक कर लेते हैं, टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसमें हमारे पास सिंपली क्या आ जाना है, यहाँ पर x की प्लेस पे x प्लस वाई आ गया और ये t तो हमारे पास जो डिफाइनिंग में आ रहा था एज अ मल्टीपल, और ये वाला t जो है ये बता रहा है कि ये x प्लस वाई जो है वो t के फंक्शन है, ठीक है। ये t एज अ मल्टीपल आ रहा है और ये फंक्शन को जो है जैसे हम f ऑफ x लिखते हैं तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये f जो है ये इस x का फंक्शन है। तो इसको अगर हम इस ऑपरेटर की सेंस में डिफाइन करना चाहें तो मतलब ये जो x वाला वेरिएबल आ रहा था उसको एज अ मल्टीपल हम ले रहे हैं, ठीक है। उसकी प्लेस पे यहाँ पर t आ रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो ये t हमारे पास सेपरेट हो सकता है वेरिएबल x के साथ भी y के साथ भी, ठीक है। दोनों के साथ हमने सेपरेट कर लिया। अब ये x ऑफ t जो है और ये साथ में जो t मल्टीपल, इस पूरी चीज़ को अगर हम देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, t x ऑफ t के। इसी तरह अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें तो अगर हम t y ऑफ t फाइंड करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा t टाइम्स y ऑफ t। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास टी वाई ऑफ टी के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास टी वाला जो ऑपरेटर फर्स्ट वाली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, लीनियरिटी की फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स के लिए हमने चेक करनी है तो वो हम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अब t टाइम्स अल्फ़ा एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर x की प्लेस पे पहले x प्लस वाई था तो यहाँ पर अल्फ़ा एक्स ऐसे ही आ गया। अब अल्फ़ा टाइम्स t एक्स ऑफ टी जो है वो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये अल्फ़ा एज ई टी रहेगा, बाकी ये जो सारे का सारा एक्सप्रेशन है ये टी एक्स ऑफ टी के इक्वल है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला ऑपरेटर डिफाइन किया था स्पेस ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के लिए, इसको भी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये भी क्या आ रहा है, लीनियर ऑपरेटर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो हमने मैट्रिसेस के अबाउट डिस्कस करना है कि मैट्रिसेस जो है वो लीनियर ऑपरेटर बनाते हैं या नहीं। यहाँ पर एक ए वाला मैट्रिक्स हमने जो है वो आई क्रॉस जे ऑर्डर का जो है वो कंसीडर कर लिए। इसमें हमने कहा कि जे के जो है वो इसकी इंट्रीज के लिए हम वेरिएशन ले रहे हैं, इसमें हम आर रोज ले लिए हैं और एन कॉलम्स ले लिए हैं। और ऑपरेटर हमने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि टी वाला जो ऑपरेटर है वो आर एन से लेकर ये मैप कर रहा है आर सब आर पे, ठीक है। आर सब एन से ये आर सब आर पे जो है वो मैप कर रहा है और कुछ इस तरह से डिफाइन है कि y इज़ इक्वल टू ए एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की डिफाइनिंग भी हम देख लेते हैं क्योंकि y इज़ इक्वल टू ए एक्स है। यहाँ पर x जो है वो डोमेन में से होगा, y जो है वो को डोमेन में से होगा। तो x डोमेन में हमारे पास जो है वो n कंपोनेंट्स आएंगे क्योंकि ये आर एन है, और ये हमारे पास y की वैल्यू जो है ये आर सब आर में से आएगी, आर में से आएगी आर, क्योंकि हैज़ आर इसमें हमारे पास जो है ये आर में हमारे पास इसमें को डोमेन में आर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसमें हमने जो है ये आर पावर ली हुई है, इसके आर कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। बोथ वेक्टर्स रिटन एज कॉलम वेक्टर्स बिकॉज ऑफ यूजुअल कन्वर्जन ऑफ द मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन रिटन एज। अब इनको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो ए वाला हमने मैट्रिक्स लिया है इसमें तो हमने जे के वाली तक इंट्रीज ली हैं अल्फ़ा जे के की, ठीक है। तो वो तो हम उस रिस्पेक्ट से उसकी इंट्रीज सारी अल्फ़ाज वाली आ जाएंगी, और ये दोनों हमारे पास वाई वाला जो है ये भी एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है और इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं आर तक। इसी तरह ये वाला जो है हमारे पास एक्स वाला ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें एन जो है वो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। और अगर हम इन अल्फ़ाज पे करें, इस पे फोकस करें तो ये हमारे पास अल्फ़ा आर एन जो है ये हमारे पास इंट्रीज जो हैं वो इसकी बनेगी, ठीक है। ये ए वाले जो स्केलर्स वाला मैट्रिक्स है वो हमने ये लिख लिया। अब हमें पता है कि टी इज़ लीनियर होगा। यहाँ पर ये वाला टी वाला जो ऑपरेटर हमने डिफ़ाइन किया है ये टी ऑपरेटर हमें पता है कि लीनियर होगा। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों लीनियर होगा, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होती है, हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होती है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लीनियर ऑपरेटर है और तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है
जो मैट्रिक्स के लिए ऑपरेटर डिफाइन किया जाएगा वो भी फिर क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है वो लीनियर है। अब हमारे पास हम यहाँ पर ए को जो है यहाँ पर अभी हमने रियल लिया है, ठीक है, ए को हमने रियल इंट्रीज यहाँ पर आर एन से आर पे हमने लिया है। तो अगर ये कम्प्लेक्स इंट्रीज आ जाएँ तो फिर भी हम क्या कहेंगे, मतलब अगर वहाँ पर टी वाला जो ऑपरेटर हमने अभी जो लिया था वो हमने लिया है और एन से हमने लिया आर पे, ये ऑपरेटर हमने लिया था, ठीक है। अब अगर टी वाला ऑपरेटर जो है वो इसके अलावा हमारे पास कम्प्लेक्स आ जाए, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये आ जाए सी एन से हम जो है वो सी आर पे ले लें तो फिर भी ये लीनियर ऑपरेटर ही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हम कम्प्लेक्स इंट्रीज ले लें तो उसके बाद भी जो है हमारे पास ऑपरेटर जो है वो हमेशा लीनियर ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास 1-to-1 फंक्शंस, ऑन-टू फंक्शंस, इनकी डेफिनेशंस पहले हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हमें पहले ही ऑलरेडी पता है इन चीज़ों का, लेकिन हम ज़रा इसको रिवाइज़ कर लें और एक क्राइटेरिया हम रिवाइज़ कर लेंगे कैसे हम 1-to-1 चेक करते हैं। अगर हमने टी एक मैपिंग ली है फ्रॉम डोमेन ऑफ टी, डोमेन ले ली, और वाई जो है वो हमने एक को डोमेन ले ली, इसको हम इंजेक्टिव कहेंगे या 1-to-1 कहेंगे अगर इसमें डिफरेंट पॉइंट्स इन द डोमेन हैव अ डिफरेंट इमेजेस, के डोमेन के डिफरेंट पॉइंट्स के अगर डिफरेंट इमेजेस आएंगे तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो 1-to-1 है, या फिर दूसरा नेम इसका जो यूज़ किया जाता है वो है इंजेक्टिव। अब इसको चेक कैसे करेंगे, अगर हम डोमेन में से कोई दो पॉइंट कंसीडर करते हैं x1 x2, तो इसको हम चेक कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर x1 x2 डिफरेंट है, if x1 is not equal to x2 then this must be implies that t of x1 is not equal to t of x2। तो ये या तो हम ये डिफाइनिंग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम ये इक्विवेलेंटली ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जो इस स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव बनती हैं कि टी ऑफ x1 को इक्वल लेके चलते हैं टी ऑफ x2 के, मतलब दो इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं, और अगर वहाँ से डोमेन के पॉइंट्स भी इक्वल आ जाए x1 x2 तो फिर हम उस फंक्शन को कहते हैं कि ये हमारा 1-to-1 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड ना करे तो वो फंक्शन फिर हमारा जो है वो 1-to-1 नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमें पता है कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम अगर ये t ऑफ x1 की प्लेस पे हम ले लें 1 और x2 की प्लेस पे अगर हम ले लें -1, तो हमें पता है कि इस वाले फंक्शन के लिए अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ये जो f ऑफ x1 हमारा क्या है 1 और f ऑफ x2 हमारा क्या बनेगा -1, इन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ नहीं अम्प्लाइज हो रही कि 1 इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है वो फिर हमारा 1-to-1 नहीं होगा, ठीक है। अगर 1 इज़ इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, इसलिए ये फंक्शन हमारा 1-to-1 भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, ये एक नॉट है सिंपल सा हमने बताया कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इट नेवर टेक्स अ वैल्यू ट्वाइस, के इस मतलब ट्वाइस टाइम जो है इसकी वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की नहीं आनी चाहिए। उस तरह के फंक्शंस जो हैं वो 1-to-1 हमारे पास नहीं होते, मतलब दो पॉइंट्स हम डोमेन के ले रहे हैं और दोनों का को डोमेन में सेम आंसर आ रहा हो तो इस तरह का जो फंक्शन है वो 1-to-1 नहीं होगा। ये हमारे पास 1-to-1 की एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डोमेन के दो पॉइंट्स जो हैं वो सेम वैल्यू ले रहे हैं, नेवर टेक अ ट्वाइस वैल्यू, मतलब हमने यही कहा कि फिर ये फंक्शन जो है हमारा 1-to-1 नहीं होगा। अब उसके बाद हम इसके ग्राफ से भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1-to-1 है या नहीं है। अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा हो एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट की वजह से ये फंक्शन जो है हमारे पास 1-to-1 नहीं है। इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये हमारे पास ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे जो है वो इस पॉइंट पे भी कट करेगी, इधर भी करेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर ये फंक्शन जो है हमारा 1-to-1 नहीं है। लेकिन इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन हमारे जिस फंक्शन का ग्राफ होगा वो फंक्शन हमारा 1-to-1 होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को जो है वो ये दो पॉइंट्स पे जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन में हमारे पास मैपिंग इन विच, जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट्स का को डोमेन में एक इमेज हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास ऐसा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, जिसमें अगर हम देखें कि को डोमेन के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं को डोमेन के वो सारे के सारे यूज़ हो रहे हो, मतलब पीछे डोमेन में उनका कोई ना कोई इमेज जो है वो प्री इमेज पड़ा हो, ठीक है। को डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो इमेज हो डोमेन के किसी एलिमेंट का, या फिर हम क्या ये कह सकते हैं कि को डोमेन के
सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ हो रहे हो। जब कोड मेन और रेंज जो है वो बेसिकली जब इक्वल आ जाती है तो फिर हम फंक्शन को कहते हैं कि वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब ऐसा फंक्शन जिसमें कोड मेन और रेंज इक्वल आ जाए और वो 1 to 1 भी हो, 1 to 1 और ऑन टू हो दोनों, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव। यहाँ पर हमने रेंज ऑफ टी, आर ऑफ टी जो है वो रेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वाई हम कोड मेन के लिए कर रहे थे। तो इस फंक्शन में हमारे पास डोमेन जो है वो एक्स है और कोड मेन जो है वो रेंज के इक्वल ही आ गई वाई के, तो फिर इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और अगर फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होता है तो फिर ही हम क्या कहते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो टी इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ से हम पहले जो डोमेन का एलिमेंट ले रहे थे वो हम ले रहे थे एक्स की फॉर्म में और कोड डोमेन का हम ले रहे थे वाई की। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वर्स की फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा कि वाई नोड जो है वो मैप होगा किसी एक्स नोड में, मतलब डोमेन में हमारे पास वाई नोड आएगा और कोड डोमेन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नोड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हर एलिमेंट को जो है वो किसी न किसी एक पॉइंट पे जो है ये मैप करेगा। तो फिर इस तरह के हमारे पास जो मैपिंग्स हैं उनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इसकी इन्वर्स मैपिंग है। ठीक है, मतलब इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है कि ये जो वाई वाला सेट है ये मैप होता है इधर डोमेन पे, रेंज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन पे मैप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्लियरली जो है वो फिर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या इसका आपस में कनेक्शन बनता है और ये लीनियर होता है या नहीं, इस चीज़ को बेसिकली हमने डिस्कस करना है। तो ये अगर हम टी इन्वर्स टी ऑफ एक्स, ये हमें पता है कि एक्स वैल्यू देता है। ठीक है, और ये एक्स हमारा कहाँ से आ रहा है, डोमेन में से। इसी तरह टी इन्वर्स अगर हम वाई पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें वाई दे देगा, वाई हमारा कहाँ से है, रेंज में। तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चला, इन कनेक्शन with linear operator on vector space the situation is as follows: the inverse of a linear operator exists if and only if the null space of the operator consisting of 0 vectors only। अब इसमें से हमने ये बात पता चली क्योंकि हम जब इस पे इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा से हमारे पास यही एक्स और वाई वाले फंक्शंस आ रहे हैं। तो हमें क्या पता चला है कि एक तो हमें ये पता चला कि वेक्टर स्पेस में अगर कोई ऑपरेटर लीनियर है तो उसका फिर इन्वर्स, अगर मतलब वो बाइजेक्टिव भी है लीनियर होने के साथ, फिर तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो उसको फिर हम क्या कहेंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ अगर उसकी जो नल स्पेस है उसमें सिर्फ 0 वेक्टर्स हों और कुछ भी ना हो तो फिर हम इसके बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इन्वर्स ओरिजिनल मैपिंग से टी इन्वर्स अगर हम ले रहे हैं तो ये हमें पता है कि रेंज ऑफ टी से लेकर डोमेन ऑफ टी पे होना है। ठीक है, अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी डिफ़ाइनिंग जो है वो इस तरह से है कि अगर हम टी को टी इन्वर्स पे अप्लाई करें या टी इन्वर्स को टी पे अप्लाई करें तो ये हमें आइडेंटिटी फंक्शंस जो है वो दे देता है। मतलब दोबारा से आइडेंटिटी की हमने डिफ़ाइनिंग क्या पढ़ी थी, आइडेंटिटी अगर हम एक्स पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स ही। इसी तरह अगर हम अभी हमने देखा कि टी और टी इन्वर्स दोनों अगर हम एक्स पे अप्लाई करते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। इसी तरह वाई पे भी हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा कि वाई पे भी अगर हम करते हैं तो ये दोनों, तो ये वाई आ जाती है। मतलब ये जिस वैल्यू पे हम अप्लाई करते हैं दोबारा ये आउटपुट में वही दे देता है अगर टी और टी इन्वर्स का प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग वाला काम ही हो रहा है क्योंकि आइडेंटिटी में भी हमने क्या कहा था कि आइडेंटिटी भी जिस फंक्शन पॉइंट पे हम देते हैं जिस पॉइंट की, वही पॉइंट जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाता है।